मैं कम सर कम गुड पंकज गुड बैठिए। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश है? हिंदी सर। हिंदी। और हिंदी साहित्य ऑप्शन जी सर। ग्वालियर आपका नेटिव प्लेस है? जी सर। हम्म? जी सर। अच्छा। वेब सीरीज भी देखते हैं हमें। वेब जी। सीरीज के ग्रोथ के पीछे क्या वजह है? डिक्लाइन ऑफ हिंदी मूवीज? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी मूवीज़ का डिक्लाइन हो रहा है, वो भी ग्रोथ कर रही हैं, साथ साथ वेब सीरीज़ भी ग्रोथ कर रही हैं। क्या वजह है वेब सीरीज के ग्रो करने का? OTT प्लेटफॉर्म सर उसका उभार हुआ है, पहले उतना नहीं था। तो चूँकि पहले फिल्मों की ग्रोथ का कारण था सिनेमा, तो इसलिए वो ग्रोथ कर या रही थी। ऐसा कहें कि जिसको सिनेमा में काम नहीं मिल रहा है वो वेब सीरीज में आ जा रहा है? नहीं सर, केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको सिनेमा में भी काम मिल रहा है वो वेब सीरीज़ में भी आ रहे हैं। जैसे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, वो फिल्मों में भी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वेब सीरीज़ में भी कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। किस तरह के मुद्दों पर बन रही है वेब सीरीज आजकल? सभी प्रकार के मुद्दों पर बन रही हैं सर, सोशल इश्यूज़ पे भी बन रही हैं और क्राइम पे भी बन रही हैं। जैसे लेटेस्ट क्या देखा आपने सोशल इश्यूज पर? सर एक क्राइम पर देखी थी मैंने लेटेस्ट, दिल्ली क्राइम्स का डेली सीजन। क्राइम जी क्या दिखलाया गया उसमें? मैसेज क्या है उसका? सर, मैसेज यही था कि उसमें दरअसल उससे मिलती जुलती घटना दिखाई गई थी, जो निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था दिल्ली में, उससे मिलती जुलती घटना थी, लगभग उसी थीम पर थी। तो मैसेज यही था कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे इस प्रकार के अपराधों में संलग्न होता है तो वो बच के नहीं जा सकता। तो दिल्ली जैसे शहरों में जी सर। जो क्राइम है, वो चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो या ऐसे भी हो, जी सर। उसको बहुत दिनों से ये चला आ रहा है कि दिल्ली इज़ नॉट ए सेफ सिटी। आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में। जी सर। तो ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली जैसे शहर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं हम, बीइंग एनसीटी, नेशनल कैपिटल? सर, दिल्ली में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बाहर से प्रवास भी होता है और ऐसे लोगों की भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है दिल्ली में, जो मतलब जिनको अच्छी परिस्थितियां रहने की, पढ़ने लिखने की नहीं मिलती हैं, मतलब जो स्लम्स वगैरह में भी रहते हैं। और इस प्रकार से और बहुत बड़ी जनसंख्या है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे डार्क स्पॉट्स भी हैं जो दूर दराज के एरियाज़ हैं। तो ये भी एक कारण बनते हैं कि इस प्रकार क्राइम रेट में बढ़ता है। आपके हिसाब से एक बड़ा कारण है? माइग्रेशन भी कारण है, और इसके अलावा सर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। और बहुत सारे दूर दराज के एरियाज़ में जो पुलिस का जो सर्विलांस है वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, आपने संविधान तो पढ़ा ही होगा तैयारी के दौरान? जी सर। तो रूल ऑफ लॉ जो हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, जी सर। वो तो बहुत ताकतवर है संवैधानिक दृष्टि से। जी सर। व्यवहार में क्यों नहीं है ऐसा? सर, व्यवहार में भी रूल ऑफ लॉ ताकतवर ही है, ऐसा नहीं है कि ताकतवर नहीं है। और इसीलिए सर जो लोग भी क्राइम के पीछे संलग्न होते हैं, हम उन्हें सज़ा दिलवा पा रहे हैं। वो बात सही है कि व्यवहार में इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि जैसे न्यायालय पर सर जो केसेस की पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है, न्यायालय में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। और सर पुलिस रिफॉर्म्स भी नहीं है हमारे यहाँ, क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं, तो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस कारण से क्या है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो न्यायपालिका पर और पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं इससे, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी भी अपराध से बचकर निकल जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। विधियों का या कानूनों का समाजीकरण नहीं होना कितना बड़ा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन ऑफ लॉ? सर, विधियों का अगर समाजीकरण नहीं हो पाएगा, समाज का विधियों पर विश्वास, मतलब विधि के बारे में समाज अवेयर नहीं होगा, या अवेयर होगा तो उस पर विश्वास नहीं होगा, तो समाज में सर क्राइम रेट बढ़ता है। ऐसा लगता है कि भारत में ऐसी स्थिति है कि हम विधियों का समाजीकरण नहीं कर पाए? सर, विधियों का समाजीकरण काफ़ी हद तक हुआ है भारत में, लेकिन हम सभी वर्गों तक तो नहीं कर पाए, बहुत सारे इससे वंचित रह गए हैं। हम ये मतलब एक ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि विधियों का समाजीकरण भारत में नहीं। मान लिया कि आप प्रशासक हैं, जी तो सर। आप विधि के समाजीकरण के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? सर, सबसे पहले तो ना जिन लोगों के लिए विधि बनाई गई है
उनको उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। जैसे कोई उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे सर, अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें जो 2012 में हमने बनाया था, तो हमने बच्चों के लिए बनाया था कि जो 18 साल से कम के हैं उनके साथ अगर क्राइम घटित होता है तो लेकिन सर कितने 18 साल से पहले के बच्चे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है? ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। तो उस वर्ग को हमें जिसके लिए बनाया गया है उसको अवेयर करवाना पड़ेगा, तभी शायद वो उनको पता होगा कि नहीं, ये जो मेरे साथ अपराध घटित हो रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है और मुझे ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो उन्हें जब पता नहीं होता है तो इससे प्रॉब्लम आती है कि जो कानून का जो उद्देश्य है वो साकार नहीं हो पाता है। उन्हें या उनके अभिभावकों को? सर उन्हें भी, क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा 15, 16, 17, 18 ये इतनी कम उम्र नहीं होती है कि वो विधियों के बारे में अवेयर ना हो सके। आपको ऐसा लगता है कि विधि की जो भाषा है भारत में जी सर, वो उस बच्चे को समझाई जा सकती है? सर भाषा एज इट इज़ समझाना ज़रूरी नहीं है, हम उन्हें सिंपल लैंग्वेज में सिखा सकते हैं। जैसे हम गुड टच बैड टच के बारे में बताते ही हैं, तो ये भी बता सकते हैं अगर कोई इस प्रकार का टच करता है तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो हो सकता है, ठीक, तो ये भी बता ही सकते हैं। पंकज, ये गुड टच बैड टच जी सर। के बारे में अभी बात की आपने, इसके प्रसार के लिए एक ऑफिसर के रूप में जी आप सर। किस प्रकार के कदम उठाएंगे? सर मतलब जी सर। जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए आम लोगों को सेंसिटाइज करना पहला, दूसरी चुनौती है अपने सबऑर्डिनेट्स को सेंसिटाइज करना। जी सर। किस प्रकार के कदम उठाएंगे? सर एक प्रयास तो एनसीईआरटी ने भी किया है, इस प्रकार के प्रयास को बढ़ावा दिया जा सकते हैं। मतलब जो उन्होंने कवर पेज है उस पर कुछ ऐसे पिक्चर्स के थ्रू गुड टच बैड टच के बारे में बताना शुरू किया है। तो इस प्रकार की जो पिक्चर्स हैं सर, उसको हम सोशल मीडिया वगैरह पर भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमें ये अवेयरनेस फैलानी है, वो वर्ग सर सोशल मीडिया पर एक्टिव है काफ़ी, तो मैं वो एक माध्यम अपनाना चाहूँगा। इसके अलावा सर कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका सहारा लिया जा सकता है। और सर अभी जो फिल्में और वेब सीरीज़ वगैरह हैं उनके माध्यम से भी सर कुछ क्लिप्स या डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की बता सकते हैं हम लोग। या फिर एक ऐसा प्रचलन भी शुरू कर सकते हैं सर कि कुछ सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप वगैरह का आयोजन हो जाए ऐसे, मतलब स्कूल कॉलेजेस में, ताकि जिन लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं वो अवेयर हो सकें। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जी सर। क्या इसने थिएटर स्पेस को डेमोक्रेटाइज किया है या इस पर क्या व्यू है आपका? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटाइज किया है कैसे? थिएटर स्पेस को, क्योंकि सर पहले फिल्म बनाने से पहले आदमी 10 बार ये सोचता था कि मेरी फिल्म थिएटर में कितने दिन चलेगी। जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर्स होते थे, इस कारण से सर जो नए अभिनेता होते थे, जो नई स्टोरीज होती थी, नए स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, उनको सर मौका नहीं मिल पाता था। जो टॉप क्लास के होते थे उन्हीं को बार बार मौका मिलता था, तो जो नया टैलेंट था वो भर के नहीं आ पाता था। लेकिन अब वो वाली चुनौती कि मेरी फिल्म कितने दिन तक थिएटर में रुकेगी, कितने दिन तक चलेगी, अब वो वाली चुनौती बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। क्योंकि थिएटर में भले ही मूवी 7 दिन या 8 दिन ही रुके या 2 दिन ही रुके, लेकिन कम से कम OTT पे तो वो 2, 3, 4 साल तक चलती रहती है। तो डेमोक्रेटाइज किया सर। डेमोक्रेटाइज किया। जी सर। देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? सर देश एक भौगोलिक सीमा के भीतर होता है, या कहें तो एक राजनीतिक विचार कह सकते हैं हम देश को। और सर राष्ट्र एक सांस्कृतिक मानसिक विचार है, जो लोगों के मानसिक मतलब लोगों की संस्कृति और मानसिक उसका हिस्सा होता है। आराम से बोलो, घबराने की बात नहीं है। जी सर, जी सर। तो देश जो है सर एक राजनीतिक विचार है जो एक भौगोलिक सीमा के भीतर होता है, और राष्ट्र सर सांस्कृतिक विचार है। और ये जो हमारी जो चुनावी प्रणाली है, जी सर। पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जी सर। क्या ये भारत के लिए उपयुक्त है? ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं। जी सर, मुझे लगता है कि उपयुक्त तो है, क्योंकि भारत में
भारतीय लोकतंत्र में सर जब ये प्रणाली अपनाई गई थी उस समय देश में लगभग 33% जनसंख्या ही साक्षर थी और लगभग 67% निरक्षर लोग थे। तो उनको अगर हम कोई और प्रणाली किसी और प्रणाली को अगर हम लागू करते तो शायद मुश्किल हो जाता। जैसे अगर हम सर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली अगर उसको लागू करते तो सर उनको प्रेफरेंस देना होता। अगर सर 2 या 3 लोग हों 4 लोग हों तो प्रेफरेंस आसानी से फिर भी दिया जा सकता था, लेकिन हम देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत 13 14 कैंडिडेट्स को भी देखते हैं हम, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो सिंपल भी है, आसानी से समझ में भी आती है, तो इस हिसाब से हालांकि कुछ कमियां भी हैं इसकी। क्या कमियां हैं? कमियां यही है सर कि इसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला विजयी होता है। अब वो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको सर 20% ही वोट मिले हो, तो वो व्यक्ति कम से कम 80% जो जनसंख्या है उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है उसका चुनाव। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर 13 14 कैंडिडेट्स होंगे तो वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, फिर भले ही उसको 20% ही या 15% ही वोट मिले हों तो भी वो विजयी होता है। आपका ऑप्शनल हिंदी है? जी सर। लैंग्वेज, लिटरेचर जी सर। और पॉलिटिक्स, इसके बीच कॉन्सेप्चुअल लिंकेज क्या है? सर लैंग्वेज तो सर एक मीडियम है विचारों के आदान प्रदान का मीडियम है लैंग्वेज तो। और सर लिटरेचर इसको हिंदी में साहित्य कहते हैं। साहित्य सर अगर हम उन्हीं विचारों को या अपने भावों को व्याकरण सम्मत करके प्रस्तुत करते हैं ऐसा जो समाज हित में भी हो तो उसको हम साहित्य कह देते हैं। और सर पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो समाज का हित तो देखा ही जाता है, तो मतलब साहित्य और राजनीति में सर दोनों में समाज का हित कॉमन होता है। और सर साहित्य जो है सर राजनीति को जो है प्रेरित करने का भी काम करता है, मतलब उसमें जो बुराइयां हैं राजनीति में उन पर कटाक्ष भी करता है। जैसे सर अगर दुष्यंत कुमार जो उनकी अगर 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं तो उन्होंने कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, और 2 राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो वो सिंहासन खाली करो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो उस समय शासन था उनके समय में वो कई बुराइयों से युक्त था। तो यहाँ पर साहित्य जनता के हित में राजनीति को चुनौती देने का काम कर रहा था। श्योर ये दुष्यंत कुमार का है? जी सर, दुष्यंत कुमार। अच्छा सर के एक क्वेश्चन का दिनकर नहीं आंसर। है, जनता आती है। जी सर। दिनकर या दुष्यंत कुमार? सर दिनकर, सॉरी सॉरी। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए आप। अभी आप सोशल मीडिया के समर्थन में बात कर रहे थे। जी सर। सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था जी सर। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कोर्ट ने। जी सर। तो ऐसा नहीं लगता कि उसके बाद से हेट स्पीच या बाकी बहुत सारी चीजें जो अनवांटेड हैं जी सर। वो सोशल मीडिया पर आ गई हैं और इसका रेगुलेशन कम हो गया है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में अगर हम 5-7 साल की बात करें या 10 साल की बात करें तो सोशल मीडिया पे हेट स्पीचेस वगैरह में निरंतर वृद्धि हुई, ये बात सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि केवल उस कानून जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था उस वजह से ऐसा हुआ, अगर वो होता तो ये इतना मात्रा में नहीं होती, तो मैं शायद उससे उतना सहमत नहीं हो पाऊंगा। एक कारण हो सकता है वो, लेकिन वो उतना बड़ा कारण नहीं है। और क्या कारण हो सकता है? एक तो सर सोशल मीडिया सबसे बड़ा कानून था रेगुलेट करने का। निश्चित रूप से सर सबसे बड़ा कानून था, लेकिन वो एक प्रकार से सर पुलिस प्रशासन को सर एक ऐसा हथियार दे रहा था जिससे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन कर सकते थे। तो उसके विरुद्ध सर मुझे लगता है कि वो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम जितना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग अभी कर पाते वो नहीं कर पाते। लेकिन हेट स्पीचेस जो बढ़ी हैं सर इसका एक और कारण ये है सर कि यूजर्स की संख्या भी बढ़ गई है उस पर सोशल मीडिया पर, क्योंकि 10 साल पहले उतने यूजर्स नहीं होते थे। ये डेटा वगैरह या सूचना क्रांति में जो तेज़ी आई है उस वजह से डेटा सस्ता हुआ है, उस वजह से भी यूजर्स की संख्या बढ़ गई है और उसमें असामाजिक तत्व भी सर बढ़ेंगे उसी अनुपात में। इस कारण से सर हेट स्पीचेस वगैरह बढ़े हैं। जी सर। पंकज, तुमने रिपब्लिक डे परेड में अपने यूनिट को रिप्रेजेंट किया है? किसे रिप्रेजेंट किया है? यूनिट को किया। यूनिट को किया है।
तो बड़ी बात होती है ये, और लीडरशिप स्किल को होन करने का अच्छा तरीका है। कैसे ये तुम्हारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया, द sheer act of representing your unit at the Republic Day parade? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सर टीम को लीड करने का मौका मिलता है, क्योंकि जिस प्लाटून को मैं कमांड कर रहा था उसमें काफ़ी लोग थे, तो उनको लीड करने का मौका मिलता है। ऊपर से सर पंक्चुअलिटी बहुत होती है, क्योंकि उस दिन कमांड करने का मतलब ये नहीं होता कि सर हमने केवल उसी दिन परेड की थी, उसके लिए हमने पूरा 1 महीने मेहनत की थी। तो और क्या होना चाहिए, उसको कहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। पंक्चुअलिटी तो एक है, जी सर। एक गर्वान्वित महसूस किए कि जी सर। अपने यूनिट को लीड कर रहे हो। व्हाट एल्स डिड यू लर्न? सर इसके बाद सर पूरे टीम को एक साथ लेकर चलना एक बड़ी चीज़ होती है, जो परेड कमांड में आसानी से हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है धीमे धीमे, क्योंकि ना जब शुरुआत हम करते हैं तो सभी प्रकार के कैडेट्स होते हैं। एक ऐसे कैडेट्स भी होते हैं जिनको बहुत कम चीज़ें आती हैं, बहुत कम समझते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, समय पर भी नहीं आते हैं। तो वो धीमे धीमे करके उनको उस स्टेज पर ले जाना जहाँ वो एक अच्छा परफॉर्म करें। और सर इसमें हमने प्राइज़ भी जीता था, फर्स्ट प्राइज़ था हमारा। तो चलो, वेरी गुड। क्या सोचते हो लीडरशिप के बारे में? वन शुड लीड बाय एग्जाम्पल या वन शुड लीव थ्रू इंस्ट्रक्शंस? एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं सर। नहीं, जी सर। लीड थ्रू एग्जाम्पल्स, मतलब लीड बाय बीइंग द एग्जाम्पल। और दूसरा होता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे करो। एग्जाम्पल से ज़्यादा सिखाना अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के मेंबर्स समय पर आएँ तो आपको भी समय पर आना होगा। तो एग्जाम्पल से एक कॉन्सेप्ट है लीडरशिप में, डिफ्यूज्ड लीडरशिप, सुने हो? द आइडिया ऑफ डिफ्यूज्ड लीडरशिप? नो सर, मैंने नहीं। अच्छा, एक हॉबी में तुमने लिखा है इंटरेक्शन विथ फ्रेंड्स। जी सर। क्या स्पेशल है वैसा? इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स आर टू बी इंटरेक्टेड विथ, सो इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो? कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है सर। बस चूंकि उसमें हॉबी और इंटरेस्ट में से कुछ भी लिखना था, तो इंटरेस्ट इसलिए का लिख दिया। फील्ड है, चलो, तो मैंने कोई कहा बात कि मुझे दोस्तों से बातचीत करना अच्छा लगता है, ठीक तो मैंने लिख दिया। ठीक है। लैंग्वेज को तुमने कहा कि मीडियम है। जी सर। कुछ लिंग्विस्ट्स का भी ये कहना है कि यू कैनॉट थिंक विदाउट लैंग्वेज। जी सर। ह्यूमन बीइंग्स टिपिकली कैन थिंक, जी सर। एंड इफ यू डोंट हैव लैंग्वेज यू कैनॉट थिंक। क्या कहोगे इस पर? सर मैं सहमत हूँ जिनका ये कहना है कि लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें सर लॉजिक ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब लैंग्वेज नहीं बनी थी तो कैसे सोचते थे। तो सर इसका आंसर यही है कि उस समय भी लैंग्वेज थी। उस समय जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी, संकेतों की भाषा थी। लोग इशारों में कुछ बात करते थे, तो धीरे धीरे वो सेट हो गया था कि इस इशारे का, इस संकेत का मतलब क्या होता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने चित्र बना के शुरू किया, जैसे हम भीमबेटका या खजुराहो, भीमबेटका की गुफा में देखते हैं हम, तो वो भी एक मीडियम ही था, वो भी एक लैंग्वेज ही थे, जिसे हम चित्र भाषा कह सकते हैं। अच्छा, डू यू एग्री कि एवरी लैंग्वेज इज अ कल्चरल प्रोडक्ट? जी सर, कल्चरल प्रोडक्ट्स तो है लैंग्वेज। सो एवरी थिंकिंग दैट वी डू इज कल्चरल? कह सकते हैं सर कि हम जो सोचते हैं वो संस्कृति का हिस्सा होता है। कई बार हम उसके अगेंस्ट भी सोचते हैं। तो फिर साइंटिफिक थिंकिंग और कल्चरल थिंकिंग में कहीं टकराव की स्थिति आएगी? साइंस एम्फेसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, जो सब्जेक्टिविटी नहीं हो, जी सर। एक क्रॉस कल्चर वैलिड हो। तो ऐसा लगता है कि द वे वी आर ग्रूम्ड दैट्स एज पर द कल्चर, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए इट्स एन इम्पेडिमेंट, और डू यू थिंक दैट नो, दैट्स नॉट एन इशू? सर बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन हमने सर एक कॉन्टिन्यूम अप्रोच नहीं अपनाई। हमने एक ऐसी अप्रोच अपनाई है कि हम बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं। हम साइंस को एकदम अलग करके देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, और कल्चर को हम मानते हैं कि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो बीच का मामला है कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा। क्या साइंस ऑब्जेक्टिव नहीं है या कल्चर बहुत ऑब्जेक्टिव है? नहीं सर, कल्चर भी ऑब्जेक्टिव है कई मामलों में, और साइंस में तो ऑब्जेक्टिविटी है ही, तो विरोधाभास नहीं है।
कि हम केवल कल्चर सब्जेक्टिव नहीं है। किसी कल्चर को साइंटिफिकली सोचना हो हाँ तो क्या टूल्स क्या होंगी उसकी? सर, लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज चूंकि कल्चर का हिस्सा है, तो लैंग्वेज जो बनती है वो भी एक साइंटिफिक तरीके से बनती है। मतलब अभी से बिल्कुल Grammatic- कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रोरी टाइम्स में देखो, जी सर। अगर नई शिक्षा नीति में यह कहा जा रहा है कि 6ठी क्लास तक आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करें, तो डू यू थिंक दैट इट विल कॉम्प्रोमाइज विद साइंटिफिक स्पिरिट, या तुम्हें लगता है नहीं ऐसा नहीं? नहीं सर, साइंटिफिक स्पिरिट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ये तो नहीं मैं मानता। वजह दो, कन्विक्शन इज ऑल राइट, बट क्योंकि सर बहुत सारी सर साइंस की ही रिसर्च जो साइकोलॉजी में रिसर्च हुई है उसमें भी ये मानना होता है कि माना गया है कि जो बच्चा शुरुआत में जो अगर मदर टंग में उसे लैंग्वेज एजुकेशन दी जाए तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा उसका जो ऑब्जर्वेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। उसका सर कारण ये भी हो सकता है कि 3 से 4 घंटे ही बच्चा स्कूल में रहता है, उसके बाद लगभग 20 घंटे वो घर में रहता है जिसमें मदर टंग बोली जा रही है, तो वो उसके इन्वायरमेंट पर रहता है। जब उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है 4 घंटे का, तो उसको वो उसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाता है। इंटीग्रेट या क्या, वो प्रोसेस में क्या होता है? यूज दी मोस्ट प्रॉपर वर्ड, क्या होता है जिसके कारण लर्निंग बढ़ जाती है? मदर टंग अगर होती है सर, हाँ, तो अगर हम एक कल्चरल कैपिटल शब्द का भी इस्तेमाल होता है कि जैसे कल्चरल कैपिटल तो कुछ और है। वो बिल्कुल अलग है सर, लेकिन इस सेंस में मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी वो समझता हूँ कि अगर मेरे रीइंफोर्समेंट। जी सर, enforcement। स्कूल में तकिया को तकिया बोलना सिखाया गया, जी सर। और घर में भी माता पिता उसे तकिया बोल रहे हैं, पिलो नहीं बोल रहे हैं, जी सर। तो रीइंफोर्स हो गया, दोनों लर्निंग रीइंफोर्स। तो ये एलिमेंट्री लेवल पर जो भी आप सीखते हैं वो रीइंफोर्स हो जाता है, चूँकि लैंग्वेज की कंपेटेबिलिटी है या सिमिलर है। अच्छा, देश और राष्ट्र के ऊपर प्रश्न पूछा गया तुम्हारे लिए पहले, जी सर। तो राष्ट्र को तुमने सांस्कृतिक बताया, जी सर। देश को लगभग ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटिकल बता दिया, तो राष्ट्र केवल सांस्कृतिक है या इसमें सामूहिकता भी है? सामूहिकता भी है सर। अच्छा, क्योंकि संस्कृति में सामूहिकता एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है। सामूहिकता भी। तो इतिहास में जी सर। राष्ट्र का जो इतिहास रहा है, तुम्हें लगता है कि एक किसी स्टेज पर वो एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है इंटीग्रेशन का, और एक दूसरे स्टेज पर आकर वो प्रोग्रेसिव रोल उसका खत्म हो जाता है? जी सर। एग्जाम्पल देकर समझाओ, अगर एग्री करते हो तो। जी सर। सर, अभी जो हम इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास के विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो हमें मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता है, उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, और मुग़लों के सर जो नीतियाँ थी, जैसे सर अकबर की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि वो धार्मिक सहिष्णुता किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त की। तो इस प्रकार से सर देश में सर 2 धर्मों के जो लोग हैं, जैसे अगर हिंदू व्यक्ति उस इतिहास को पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं मुस्लिम भी जो है बिल्कुल भी एकदम आक्रामक नहीं थे, उनकी भी कुछ अच्छाइयाँ थी, उन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया था। तो कहीं ना कहीं इससे एकता की भावना का विकास होता है इस लेवल पे। और सर विभेद की बात करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इतिहास में कुछ पक्ष छूट जाते हैं, जो कुछ गौरवशाली इतिहास रहा हो हमारा, तो अगर वो छूट गया हो तो किसी एक धर्म को ऐसा लग सकता है कि हमारे गौरवशाली जो इतिहास है हमारा उसको जो है अवॉइड किया गया, उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो इस लेवल पे आके वो सर विभेदकारी हो जाता है कि जब वो एक धर्म दूसरे धर्म को शंका की नज़र से देखने लगता है कि, तो इस लेवल पे विभेदकारी हो जाता है। थैंक यू। आपका साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा है? जी मैम। ओके, इसका अब क्या रोल आपको लगता है कि आपको स्ट्रेंथ मिली इस सब्जेक्ट से? अब जो आपने जैसे हॉबी बताई कि आप इंटरेक्ट करने में पसंद करते हैं ना फ्रेंड से, और अपने प्रोफेशन में या कहीं अपने वर्क फील्ड में आपको क्या फील होता है साइकोलॉजी का रोल? मैम साइकोलॉजी को पढ़ने के से क्या इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कंसेप्ट पढ़े हमने उसमें साइकोलॉजी में, तो उससे ये होता है कि हम दूसरों की जो मेंटालिटी होती है उसको ठीक
से समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं और उस अनुसार उनसे व्यवहार कर लेते हैं। तो फ्रेंड सर्कल में आपको उसका यूज़ जी लगा? मैम, फ्रेंड सर्कल बढ़ने का बताइए। एक कारण ये भी हो सकता है कि मैंने उसको अप्लाई कर लिया। और प्रशासन में भी मैम, चूंकि हमें एक बड़ी टीम के साथ काम करना होता है और उन सबके अपने एम्बिशंस होते हैं, सबके चैलेंजेस होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के भी होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के भी होते हैं। तो उन सबको मैनेज करके जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिसको हम लीड कर रहे हैं, उसको उसके उद्देश्यों को साकार करने में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे लगता है। सोशल एंट्रोपी के बारे में सुना है जी आपने? मैम। सोशल एंट्रोपी, मैम सुना है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। आप एग्रीकल्चर रीजन को बिलोंग करते हो? जी मैम। आपने घर में देखा है जी होते मैम, हुए जी एग्रीकल्चर? कभी आप उसमें पार्टिसिपेट किया? जी मैम, कभी कभी। ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। तो आपके रीजन में कोई ट्राइबल एरिया के बारे में आप जानते हो? ट्राइबल रीजन में उससे इंटरेक्शन रहा हो? जी या मैम, मेरे बगल में ही आदिवासी ट्राइब रहती है। उनको ऑब्जर्व किया ध्यान जी से? मैम। उसमें क्या सिस्टम आपको लगता है कि हमें मैसेज मिल सकता है अर्बन एरियाज़ के लिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ट्राइबल से जो कुछ हम ऐसा सीख हाँ, सकते हैं सीख सकते हैं जो हम। मैम, ट्राइबल्स में मैम अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए एनी डेवलपमेंट प्रोसेस में आप कोई रिफॉर्म ला सकते हैं उनसे लर्निंग करके, ट्राइबल एरियाज़ में की लर्निंग से, उनकी सिस्टम से को जान जी। के। मैम, एक सिस्टम ये भी हो सकता है क्योंकि अर्बन रीजन में मैम न्यूक्लियर फैमिली का चलन काफ़ी बढ़ गया है, जबकि ट्राइबल्स में अभी भी सामूहिक जो है परिवार की अवधारणा प्रचलित है। तो न्यूक्लियर फैमिली के चलन के चलते मैम बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता, तो ये समस्या है। लेकिन सर मैम, ट्राइबल्स में अभी भी जो है सामूहिक परिवार की अवधारणा प्रचलित है, तो इसको मैम सीख सकते हैं हम, जिससे कि बच्चों का जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो सके। गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं? मैम, गवर्नेंस से रिलेटेड वो जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे अगर उनके यहाँ कुछ भी होना होता है तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनका सामूहिक होता है, तो वो सामूहिकता ही है जो हम कुछ गवर्नेंस स्पेशल कुछ आपको याद आ रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे? मैम, एक कुछ देखा पब्लिक हो? पार्टिसिपेशन का भी सीख सकते हैं उनसे कि जैसे कि मैम उनके जहाँ पर वो रहते हैं, तो मैम उनके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी एक समय में, तो वो प्रशासन पे बहुत समय तक तो डिपेंडेंट, मतलब जैसे हमारा गांव वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ भी पानी की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैम उन्होंने हार्डवर्क किया, सामूहिक प्रयास किया और पूरा पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत खुद ही कुआं खोद के पानी की प्रॉब्लम समाप्त कर ली। लेकिन हमारा इतना बड़ा गाँव था, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैम वो हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपने कामों के लिए प्रशासन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद काम खुद भी कर लेना चाहिए। ठीक है, नेचुरल सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप क्या बोलोगे? नेशनल सपोर्ट हाँ, नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। नेचुरल सपोर्ट सिस्टम मैम किस सेंस में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है नेचुरल जो अभी रिसेंटली डेवलप, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जी। आपके इमीडिएट नेबर्स होते हैं, फिर नोन लोग, नेटवर्किंग होती है, फिर इसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, ये इस तरह का जो सिस्टम होता है, कम्युनिटी आती है खुद की जी मैम। जहाँ पर रह रहे होते हैं, तो वो उस तरह की लर्निंग आपको मिल सकती है ट्राइबल एरियाज जी से। मैम, मिल सकती ओके, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस बताइए क्या है? है। मैम CDRI के बारे में CDRI। मैम ये इंडिया और यूके के द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था, और इसमें मैम एक ऐसे अवसंरचना के विकास पर बल दिया गया जो कि आपदा के लिए प्रत्याशित हो, मतलब जब आपदा आए तो उससे जान माल की हानि बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो, आवृत्ति कम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। जैसे मैम टोक्यो की एग्जांपल दें, मैम टोक्यो एक समय ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर बाढ़ बहुत आया करती थी, हर साल बाढ़ आती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको अवसंरचनात्मक क्षति का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैम उन्होंने एक ऐसी अवसंरचना का विकास किया कि उन्होंने हर भवन के नीचे टैंक बना दिए, कंपलसरी कर दिया कि जितने भी भवन है उनके नीचे टैंक होगा। तो मैम अब वो बाढ़ की समस्या से मुक्त हो चुका है इसी कारण से, क्योंकि जैसे ही अतिवर्षा की स्थिति होती है
पानी टैंकों में चला जाता है। तो इस प्रकार की अवसंरचना का विकास हम और भी जो आपदाएं हैं उनसे संबंधित करें। हाँ, तो इसमें CDRA कौन उसके लिए एक प्रयास इसी में इसी के अंदर परव्यू में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आने चाहिए इकट्ठे होके? ये एक से तो नहीं होगा। जी मैम, सरकार के अलावा, प्रशासन के अलावा मैम, हम NGO, सिविल सोसाइटी और पंचायती राज संस्थाएं और इनका भी सहयोग लेंगे, और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी प्रकार के जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, और आम नागरिक भी मैम, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को आपदा के दौरान सबसे आगे रहना है और उन्हीं को दो टेक्नोलॉजी जो इसमें हेल्प करती है। आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना में मैम, टेक्नोलॉजी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मतलब सोशल मीडिया, नहीं टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी। सॉरी मैम, मैं रिकॉल अर्ली वार्निंग जो होती अर्ली है ना, वार्निंग सिस्टम, जी मैम। वो क्या है, उसका नाम होता है इनकी टेक्नोलॉजी का, आप पढ़ लीजिएगा। जी मैम। CS लास्ट क्वेश्चन, CSR। डॉपलर रडार? नहीं, GIS और रिमोट सेंसिंग दे रही है। ओके CSR और ESG जी मैम। क्या डिफरेंस है? मैम, CSR तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपलसरी है। जो कंपनियां एक निश्चित मानकों पर खरा उतरती हैं उनके लिए कंपलसरी है। और मैम ESG मैम कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, कि वो जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या जो भी कंपनी का काम चल रहा है उसके लिए वो फुल फॉर्म क्या है ESG का मैम? एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, जहाँ तक। थैंक यू। सर, ये बताइए, डी ग्लोबलाइजेशन की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, जी सर। ये क्या फिनोमिनन है और क्यों ये इसकी चर्चा इन दिनों होने लगी है? सर, एक लंबे समय तक ग्लोबलाइजेशन पर बल देने के बाद अब जो पश्चिमी देश हैं वो सर संरक्षणवाद पर बल देने लगे हैं। मतलब अपने देश के जो उद्योग हैं उनके देश के, वो उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो लगाने लगे हैं, जिससे ट्रेड वॉर की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो ये पूरा जो फिनोमिनन है उसको हम डी ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो इसका क्या मायने है भारत जैसे देश के लिए? हमें क्या इस डी ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट करना चाहिए, या हमें कहना चाहिए कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन हमारे हित में है और इस प्रक्रिया को जारी करना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि हमें डी ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा एक लंबे समय तक पश्चिमी देशों ने लिया है और हमने अभी लेना शुरू किया है। हमें 10, 20, 25 साल ही हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे लेते हुए। तो अगर हमें 2047 तक विकसित देश बनाना है भारत को, तो हमें ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए कि आप जिस इलाके से आते हैं वो मध्य प्रदेश में है, जी सर। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, उस इलाके को बुंदेलखंड भी कहते हैं, या आपका इलाका बुंदेलखंड से बाहर है? बाहर है सर, बुंदेलखंड से। वो कल्चरली किस इलाके में जुड़ता है? सर, वो कल्चरली बुंदेलखंड और चंबल दोनों में ही नहीं जुड़ पाता है, वो एक अलग हो जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो कल्चर है वो एकदम अलग है। लैंग्वेज भी उनकी बुंदेली है, और जबकि ग्वालियर में जो मुख्य लैंग्वेज है सर वो ब्रज भाषा के निकट है, पूरी तरीके से ब्रज भाषा नहीं है, उसके निकट है, और बुंदेली का भी प्रभाव है उसमें। जबकि जो चंबल क्षेत्र है उस पर सर ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। तो आप ग्वालियर को चंबल क्षेत्र में नहीं मानते? सर, वैसे नहीं माना जाता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सर सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा है। चंबल संभाग अलग संभाग है। ठीक है। उस इलाके में या कह लीजिए कि उसके आसपास, जी सर, नदी जोड़ों के लिए भी काम चल रहा है, नदियों को जोड़ने का। जी सर। इन्वायरमेंट की दृष्टि से जी और सर। विकास की दृष्टि से, दोनों, क्या नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, भारत में सर अभी भी बड़े लेवल पर जो नदियों का पानी होता है, जो 12मासी नदियां हैं, उनका पानी जो है सर समुद्र में बह जाता है, अनयूटिलाइज्ड रह जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। और सर बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारत में अभी भी शुष्क प्रदेश है। जैसे बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है, और जबकि एक तरफ हमारा जो सरप्लस पानी है वो समुद्र में जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जनता को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी हेल्पफुल है विकास के दृष्टिकोण से, कि अगर हम नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा बुंदेलखंड को अगर सिंचित कर दें और पानी आ जाएगा तो वहाँ इंडस्ट्री का भी विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा।
तो वो सर सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोणों से अच्छा होगा। लेकिन सर इसके इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट भी हैं, काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकते हैं वो, क्योंकि इससे हो सकता है सर किसे आज हमें किसे वरीयता देना चाहिए? सर मुझे जो दुनिया के अनुभव हैं और जी भारत सर। के भी, उसे देखते हुए हमें क्या मानना चाहिए इसको लेकर? सर मुझे लगता है कि सर हमें वरीयता किसी को भी देने के स्थान पर बैलेंस की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर हम पर्यावरण के उसकी कीमत पर हम सर विकास नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारे लिए बाद में विनाशकारी साबित होगा, तो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें विकास पर बल देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हमें नदियों के जोड़ने पर अतिशय बल नहीं देना चाहिए, उस पर हमें तार्किक तरीके से पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में बल देना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो वो कम से कम हो, और हम उन्हें किसी और क्षेत्र से बैलेंस करने की कोशिश करें, जैसे एफॉरेस्टेशन को कहीं और बढ़ावा देकर, क्योंकि नदी जोड़ेंगे तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा, क्योंकि नदियाँ जोड़ने पे हमें नहर वगैरह बनानी पड़ेंगी और उसके लिए हमें वन भी काटने पड़ेंगे, तो हमें कहीं और जाके जो है फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमें इन्वायरमेंट को जो है कि कहीं से पूरा जंगल काट के जो ओरिजिनल जंगल है उसके बाद बदले में दूसरी जगह पेड़ लगा दें तो काम हो नहीं जाएगा। सर, पूरा जंगल काट के तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हम काट रहे हैं, क्योंकि नदी जोड़ने के लिए, नहर बनाने के लिए पूरा जंगल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें न्यूनतम करना चाहिए। और environment ग्वालियर के लिए। क्यों मशहूर रहा है? कुछ ऐसे खास कारण हैं ग्वालियर के मशहूर होने के कारण? सर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो उन्होंने वहीं पर लड़ा था, वहीं पर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी ग्वालियर में, उनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में है, इस कारण से भी फेमस रहा है सर। इसके अलावा सर वहाँ पर सिंधिया राजवंश का शासन था, लंबे समय तक रहा है, और देसी रियासत हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रांत में सीधे शामिल नहीं था 1947 तक भारत। 1947 में सिंधिया राजवंश ने वेलापत्र पर हस्ताक्षर करके ग्वालियर को शामिल करवाया। कल्चरली ऐतिहासिक शहर है ग्वालियर का, जो किला है उसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, और दक्षिण द्रविड़ शैली का एक मंदिर, या कहें सर उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर ग्वालियर में ही द्रविड़ शैली का मंदिर, जिसको हम तेली का मंदिर कहते हैं। तानसेन का भी कुछ वहाँ से संबंध है? जी सर, संगीत के लिए भी फेमस रहा है ग्वालियर घराना, तो तानसेन ग्वालियर से ही थे, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल। और बाद में ग्वालियर घराने में और कुछ बड़े संगीतकार हुए? जी सर, तानसेन जी के अलावा और भी संगीतकार हुए हैं। जिसको ग्वालियर घराना आपने कहा, वो ग्वालियर घराने जी में सर, कुछ और नाम बता सकते हैं? सर एक बैजू बावरा जी हैं, वो भी थे। अच्छा, जहाँ तक बैजू नहीं बावरा थे कोई? नाम मतलब पर्सन के रूप में? हाँ, जी मतलब सर। ये क्या वो मिथक थे? सर मुझे नहीं पता कि मिथक थे कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जब संगीत के बारे में ग्वालियर में देखता हूँ तो उनका भी नाम आता है। जी सर, एक कुमार गंधर्व संगीतकार के रूप में ग्वालियर में लंबे समय तक रहे हैं या ग्वालियर घराने के? ग्वालियर घराने के लिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं सर। ठीक है, ठीक है पंकज, थैंक यू। अच्छा है परफॉर्मेंस पंकज, गुड वन, थैंक यू सो मच। ओवरऑल मेरे ख्याल से सबकी राय वही है, क्वाइट गुड। मुझे जो लगा, सर को भी लगा है, थोड़ा सा आंसर छोटा होना चाहिए। जी सर, है ना, खास तौर से मुझे फील तब हुआ जब नदी जोड़ो परियोजना पर सर ने पूछा था। बड़ा क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक था, लेकिन तुमने 1 मिनट 1.5 मिनट समय लिया उसकी बैकग्राउंड बताने में। जी सर, वहाँ थोड़ा सा बाकी सब बताइए क्या आपकी फीलिंग? मुझे overall पसंद आया। केवल बीच में मुझे लगा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, जी सर, घबरा से रहे थे, लेकिन फिर रिकलेक्ट किया। तो टेक इट इजी, ये बातचीत है, जी सर, जितने कूल रहोगे उतनी सहजता से जवाब दे पाओगे। जी सर, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पसंद आया। इसी तरह से स्माइल करके बातचीत करो बोर्ड से, ठीक है। जो बातें नहीं आती हैं बोल देने में कोई हर्ज नहीं है कि नहीं आती है, इस ध्यान नहीं है। जी सर, ठीक है। जी सर। एक और थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अगर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किया है इंटरव्यूअर ने, जी सर, तो उससे कनेक्ट करने के लिए तुमने कहा, अच्छा CDRA
CDR हाँ। जी सर। ये जो है ना, ये अवॉइड करना है। ये मतलब एक पीप दे दिया इंटरव्यूअर को तुमने कि तुमने याद किया। ठीक है, तो इससे gesture भी बचना, अच्छा जो कि अदरवाइज अच्छा gesture भी नहीं। अदरवाइज वैसा लगा नहीं तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से। जी सर। यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। लेकिन आदतन कभी कभी होता है कि अच्छे प्लेयर भी कभी कभी आदतन गलत शॉट खेलते हैं, तो ये तुमने किया है, इससे बचना है। तो सर दोस्तों से जो हॉबी हाँ। लिखी है ना, वही वाली प्रॉब्लम है सर। उसके नुकसान है, ये साइड इफेक्ट्स हैं। थोड़ा सा उस पर और प्रिपेयर करो लिख। हाँ, उसमें लेकिन वो पॉजिटिव है आपका। थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा कैजुअल। कॉन्फिडेंस देखो अच्छी चीज जी सर। आपको आपका सबसे पोटेंशियल जो आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंस से सामने आता है। लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जी सर। बड़ी मुश्किल भी कर देता है। जैसे आपने दुष्यंत कुमार को हाँ। जिस तरह से मतलब दिक्कत हो गई। दिनकर की बात को दुष्यंत की तरह से कॉन्फिडेंस की तरह से बार बार मैं फिर भी कंफर्म कर दिया सर। हाँ? पूछा भी जी। दोबारा sure हो? हाँ, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था सर। ब्लंडर मतलब ये है, उससे लगता है कि जैसे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर वो सही होता सर तो बहुत अच्छा मैसेज आता, हाँ। लेकिन हाँ। गलत मुझे दिक्कत हो गई। हाँ और फ्रेंड्स वाली बात भी आपकी बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। अगर उस सेंस में देखूं तो आजकल एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है ना नेचुरल सपोर्ट सिस्टम का, कोविड के दौरान भी निकला है, सोशल सपोर्ट सिस्टम, जी मैम। नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। तो ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नियर बाय लोग ही काम आते हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हो उसको, एंड कम्युनिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, है ना। पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकता है ये वाला पॉइंट कि आपने उनसे ये लर्निंग सीखी अपने एक्सपीरियंस से, दैट कम्युनिटी बिल्डिंग में जो क्लोज नेटवर्क्स हैं वो ही काम आते हैं आजकल के सिनेरियो में, जब वी हैव प्रॉब्लम्स लाइक ये जितने भी डिजास्टर्स हैं, है स्टेट ना, एजेंसीज जहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं है टू टेक केयर ऑफ एक्सीजेंसीज। वहाँ सोशल सपोर्ट सिस्टम विच कम्स टू यू ऑलमोस्ट नेचुरली, नेचुरली। तो दैट कम्स टू योर एड। और ट्राइबल एरियाज में सबसे इम्पोर्टेंट आ सकता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जी मैम। है ना। ये वाला पॉइंट आप वो हमें जब भी कभी ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस पे आप अच्छे से देख लो कि उनके क्या सिस्टम्स हैं, एनर्जी सिस्टम्स क्या हैं। जब मैम आपने दोबारा पूछा था तो मैं समझ गया था कि आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स Point जानना चाह क्या रहे हैं, है। लेकिन वो मुझे क्लिक नहीं कर रहा था मैम। लेकिन क्योंकि ओवरऑल हमने कई बार ट्राई किया, जी मैम। कई बार ओवरऑल अच्छा रहा है। Actual interviewers may not be that generous. फाइनल क्यूरियस हो रहा है ना। इस साल जी सर पहला है। ये अच्छा था, बढ़िया, अच्छा था, ऑल द बेस्ट। गुड, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ठीक है।